भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम घर्षण वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम आप सबको गतिक घर्षण के प्रकार को बताएंगे, आणत तल पर घर्षण को बताएंगे, इससे जुड़े हुए डेरिवेशन को बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने गतिक घर्षण की परिभाषा आपको सबको बताई थी कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह या तल पर गति करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। ये मुख्य तरीके से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लूटनिक घर्षण। तो सर्पी घर्षण और लूटनिक घर्षण क्या होता है इसको भी हम लोग देखते हैं और हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या फिसलती है तो उन वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए सर्पी घर्षण की। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तल पर सरकती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। अर्थात ये एक तल है और इस पर एक ये वस्तु सरकती है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ती है और इसको रस्सी के माध्यम से मान लीजिए कोई व्यक्ति खींच रहा है। तो ये देखिए, ये जो तल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो वस्तु का तल दिखाई दे रहा है, इस दोनों के मध्य सरकती है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। ऐसे ही हमने आपको उदाहरण बता दिया। उदाहरण में ये कह सकते हैं कि एक ये पृथ्वी की सतह है, आप कह सकते हैं कि ये सतह है और इस पर कोई एक भारी वस्तु कोई रस्सी के माध्यम से कोई व्यक्ति खींचता है, सरका कर ले जाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो घर्षण काम करेगा तो वहाँ पे सर्पी घर्षण होगा। दूसरा आ जाता है लूटनिक घर्षण। दूसरा आता है लूटनिक घर्षण। तो लूटनिक घर्षण क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि लूटनिक घर्षण क्या है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो होता क्या है आमतौर पे, लूटनिक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बेलनाकार कोई वस्तु होती है, लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है जब कोई वस्तु जैसे बेलन, गोला, डिस्क, वलय आदि दूसरे वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत बल घर्षण बल जो कार्यरत घर्षण बल है उसे लूटनिक घर्षण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? जब कोई वस्तु जैसे बेलन, गोला, डिस्क, वलय आदि किसी दूसरी वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को लूटनिक घर्षण कहते हैं। कैसे आया? देखिए, ये कोई एक तल है, इस पर एक कोई वस्तु है, भारी वस्तु है, जो जिसमें ये देखिए इस तरीके से पहिए लगे हुए हैं। ये देखिए पहिए लगे हुए हैं और ये इस तरीके से लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो घर्षण बल काम करेगा, क्योंकि ये लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा घर्षण काम करेगा? लूटनिक घर्षण। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? जब कोई वस्तु जैसे बेलन, गोला, डिस्क, वलय आदि किसी दूसरे वस्तु के तल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को लूटनिक घर्षण कहते हैं। एक चीज और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो लूटनिक घर्षण का मान होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है, क्योंकि जो सर्पी होता है वो दोनों सतह की, देखिए ये एक सतह है और ये दूसरे वस्तु की सतह है, ये देखिए सरकते हुए यदि आगे बढ़ेगी तो इस पे जो घर्षण होगा वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन यदि कोई लुढ़कते हुए कोई वस्तु आगे की तरफ बढ़ती है उस पे घर्षण कम काम करता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि लूटनिक घर्षण का मान
सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। तो आपको हम नोट नंबर 1 में बता रहे थे कि लोटनिक घर्षण का जो मान होता है सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। एक चीज इसमें ये भी बताते जाएं, क्योंकि जो पहिया होता है, पहिया आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो संपर्क तल, जो संपर्क बिंदु होता है उस पर वेग जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है, मतलब सदैव जीरो होता है। तो इसी कारण द्रव्यमान केंद्र के साथ पहिया आगे की तरफ बढ़ता है। यही कारण होता है कि हम कह सकते हैं लोटनिक घर्षण का जो मान होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है विराम कोण या सर्पी कोण क्या होता है। सर्पी कोण मतलब क्या है कि कोई पहले तो कोई चीज फिसलना शुरू होती है। आनत तल पहले क्या होता है, ये जो हमने शब्द लिखा है ना आनत तल, ये क्या होता है, तो इसको भी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आनत तल क्या होता है। तो आनत तल की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई तल किसी कोण पर झुका हुआ होता है तो ऐसे तल को आनत तल कहते हैं। जैसे देखिए, जब कोई तल किसी कोण पर झुका हुआ होता है, देखिए ये किसी कोण पर झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनत तल। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई तल किसी कोण पर झुका हुआ होता है उसे आनत तल कहते हैं। तो जब कोई तल किसी कोण पर झुका है उसे आनत तल कहते हैं। तो विराम कोण की और सर्पी कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आनत तल का क्षैतिज से अंतरित व न्यूनतम झुकाव कोण जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ करने वाली होती है। मतलब देखिए, ये सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वस्तु यहाँ से फिसलना प्रारंभ करने वाली होती है। तो आनत तल पर क्षैतिज से अंतरित वह कोण हम ये कह सकते हैं जिसके वह अंतरित न्यूनतम झुकाव कोण जिसके लिए तल पर स्थित कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विराम कोण या सर्पी कोण। हम लोग एक डेरिवेशन से को समझते हैं किसी आनत तल पर घर्षण को। देखिए, आनत तल पर जो घर्षण है उसके लिए हम कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, जो कि आनत तल पर स्थित है और क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकाव रखता है। ये देखिए थीटा कोण पर झुकाव रखता है। तो थीटा कोण पर झुकाव रखता है, मान लीजिए ये फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो एक चीज आपको फिसलना प्रारंभ करता है तो आपको हम एक चीज बताएं, सबसे पहले तो वह पिंड पर जो कार्यरत विभिन्न बल होंगे वो कौन कौन से होंगे वो भी हम आपको बताए चलें। कि पहला तो हम आपको बता दें कि जो हमको पिंड का भार है, पिंड का भार, वो पिंड का भार mg जो है वो ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर काम करता है, ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर, नीचे की ओर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया है, तो तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया है हम ये कह सकते हैं तल के लंबवत जो प्रतिक्रिया है, जो तल के लंबवत प्रतिक्रिया है वो तल के लंबवत ही काम कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ तल के लंबवत। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो है घर्षण बल। आपको पता है कि जो घर्षण बल होगा वो हर समय, देखिए नीचे की तरफ कोई वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है तो घर्षण उसको रोकने का प्रयास करता है। घर्षण बल लगातार हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की ओर घर्षण बल हमेशा कार्य करेगा। तो आप क्या देखते हैं कि जब संतुलन की स्थिति की बात करते हैं तो आप यहाँ पे दो स्थितियां देख रहे हैं। एक तो mg, ये संतुलन की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो mg जो है ये इसके दो अपने घटक बल कार्य करेंगे। एक तो mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा। आपको बता दें कि एक तो क्षैतिज का बल काम करेगा, दूसरा ऊर्ध्वाधर का बल काम करता है। तो जो ऊर्ध्वाधर का बल है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं और क्षैतिज के बल को भी। जब हम पिंड के संतुलन की बात करते हैं तो जो आर होता है, जो प्रतिक्रिया आपको बल दिखाई दे रहा है, वो किसको संतुलन करेगा, वो mg cos थीटा को,
mg cos थीटा को, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। दूसरा आप देख रहे हैं ये जो घर्षण बल है वो किसको संतुलन करेगा, mg sin थीटा को। तो मतलब एफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, यदि हम एफ एस की बात करते हैं, एफ एस माने स्टैटिक फ्रैक्शन, तो स्थैतिक घर्षण बल की बात करते हैं, तो आपको बताया था कि म्यू इंटू आर, म्यू एस इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 से आर का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो कुछ चीज़ें कैंसिल होगी तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, ये पक्षांतर होकर इधर आ गया, तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी को हम लोग बोल देते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस, या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। ये जो थीटा का मान निकल के आता है आपके सामने, इसी को बोलते हैं आनत तल पर जो घर्षण कोण है, जो आनत तल पर घर्षण के वजह से जो कोण आपको दिखाई दे रहा है उस थीटा का मान टेन इनवर्स म्यू एस ही होगा। एक चीज और आपको हम बता दें कि हम लोग कह देते हैं कि किसी पिंड को खुरदुरे तल पर खींचना आसान है या ढकेलना, मतलब खींचना आसान है या ढकेलना। तो आपको दो हमने अलग अलग चित्र दिखा रखे हैं, एक में क्या है कि खींचा जा रहा है, दूसरा हमने ढकेला है। तो आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दें, जो खींचना आसान और दोनों में हम कुल मिला के हम बल की बात करते हैं, किसमें कितना काम करेगा। तो हमने चित्र बना रखा है, एक में खुरदुरे तल पर हम ये देख रहे हैं, ये तल जो है ये खुरदुरा हुआ है, ये देखिए खुरदुरा तल है। इस खुरदुरे तल पे एक तरफ हमें किसी वस्तु को खींचना है और एक तरफ ढकेलना है। हमें इस वस्तु को खींचना शुरू किया, खींचेंगे तो आपको बता दें कि R1 एक प्रतिक्रिया बल है, इसके साथ में हमको F cos थीटा, देखिए इस किसी वस्तु को आगे की तरफ हमें खींचना है, किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो प्रतिक्रिया बल के साथ में क्या आ जाएगा, F cos थीटा, और इसके साथ में संतुलन क्या हो जाएगा, mg। और तो हम R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस F cos थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 इज F की बात कर रहे हैं तो जी ये F1 की बात कर रहे हैं, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू R1। तो हम ये F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू म्यू ऐसे लिखा है, साथ में mg माइनस F cos थीटा। तो ये तो F1 का मान आ गया। इसी में यदि वस्तु को ढकेलने की बात करते हैं तो ढकेलने में क्या हो जाएगा कि जो R2 का मान आएगा, R2 इज इक्वल टू ये mg प्लस F cos थीटा। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये म्यू इंटू R2 की बात हो रही है, तो R2 में पूरा मान रख देंगे, तो F2 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू mg प्लस F cos थीटा। ये मान किसका आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा, ये F1 का मान आ जाएगा। तो देखिए खींचने में क्या स्थिति आएगी और ढकेलने में क्या स्थिति आएगी। खींचने में F1 का मान म्यू mg माइनस F cos थीटा आएगा, और यहाँ पे ढकेलने में F2 इज इक्वल टू म्यू mg प्लस F cos थीटा आएगी। अब इसके बाद में आ जाता है कि घर्षण लाभप्रद है या हानिप्रद है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, बुराई है तो बुराई भी है तो कुछ ना कुछ उसकी अच्छाई भी होती है और कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी होती हैं। तो घर्षण एक आवश्यकता है, मान लीजिए घर्षण की आवश्यकता है, मतलब घर्षण से लाभ की बात करते हैं। तो सबसे पहले घर्षण से लाभ क्या है, तो घर्षण से लाभ पहला क्या है कि घर्षण के कारण ही हम मशीनों को आसानी से चला सकते हैं। दूसरा है कि पेपर पर स्याही अथवा ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। तीसरी बात आ जाती है घर्षण के कारण ही डोरियों में गांठ बनना तथा दीवालों में कील का गड़ना भी संभव होता है। एक चीज और हम आपको बता दें
कि घर्षण के कारण ही हम कह सकते हैं वाहन सड़क पर तीव्र गति से चलते हैं, घर्षण ना हो तो यह गति संभव नहीं है। अर्थात हम ये कहते हैं ना कि घर्षण के कारण ही एक चीज और भी आपने देखा होगा, यदि घर्षण की अनुपस्थिति कर दिया जाए तो वाहनों में ब्रेक कार्य नहीं संभव होगा, अर्थात ब्रेक नहीं लगेगा, केवल गाड़ी भागती ही रहेगी। आप देखते हैं लोग कहते हैं कि किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ब्रेक फेल होने का मतलब है कि वहां पे घर्षण का काम नहीं होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि घर्षण से हानियां क्या है। तो घर्षण से हानियां क्या है, सबसे पहले तो हानि ये है कि मशीनों के घूमने के कारण घर्षण घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं तथा घिसने लगते हैं, जिससे टूट फूट होती है। दूसरी बात है कि मशीनों को दी गई जो ऊर्जा का बड़ा भाग होता है वो घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है, जिससे मशीनों की जो दक्षताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। तीसरी बात है कि घर्षण सदैव दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है, जिसके कारण हमें अतिरिक्त ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो घर्षण को परिवर्तित करने के उपाय भी हैं, मतलब घर्षण को कम करने के। पहला है पॉलिश करके, मतलब किसी वस्तु के जो संपर्क सतह है उसमें पॉलिश कर दिया जाए तो उसकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रोजेक्शन और डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं आती है। मतलब कुल मिला के उभार और गर्त के भाग भर जाते हैं, फ्लैट जो मतलब सतह जो होती है फ्लैट हो जाती है, जिसके कारण घर्षण कम काम करता है। दूसरी बात होती है बॉल बियरिंग, मतलब आमतौर पे बॉल बियरिंग का मतलब होता है कि मोबियाइल और इन तेलों का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है। अर्थात तो आप देखते होंगे कि किसी मोटर की बात करते हैं तो उसमें हल्के छोटे छोटे छल्ले लगे होते हैं, स्टील के छल्ले लगे होते हैं। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके भी हम घर्षण को कम करते हैं। तीसरी बात आती है स्नेहक। स्नेहक का मतलब है कि कुछ लुब्रिकेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग आमतौर पे मोबियाइल ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं, मोम का यूज़ करते हैं। इससे हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जिससे हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। आगे वाले आपको टॉपिक में, आगे वाले आपको वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे